आओ हम इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में जानें। क्या आप जानते हैं कि हमारे राजनेताओं ने देशवासियों को धोखा देते हुए डरे हुए अंग्रेज़ों से सत्ता का हस्तांतरण उनकी ही शर्तों पर स्वीकार किया, जबकि अंग्रेज़ बेहद ही डरे हुए थे। उन्हें अपनी जान जाने का जोखम था और वो जो है ऐसे डरे हुए अंग्रेज़ों से हमारे राजनेताओं ने अंग्रेज़ों की शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। उस समय के कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म फोर्स क्लाउड ऑचिनलेक ने 2 फरवरी 1946 को एक पत्र लिखा था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये अवगत कराया कि लाल किले में जो अंग्रेज़ों के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल किया जा रहा है, उससे पूरे देश में बगावती तेवर हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि भारतीय सैनिक हमारे आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं और हमें जान का जोखिम बना हुआ है। क्लाउड ऑचिनलेक ने न केवल इतना ही बल्कि एक इवैक्यूएशन या एग्जिट प्लान बनाया और उसमें उसे उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड बॉवेल से अनुमोदित कराया। इन राजनेताओं ने 18वीं शताब्दी के जो नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने व उनमें हीन भावना पैदा करने व प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें बर्बाद कर अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती ना दे पाएँ, इस उद्देश्य से बनाए गए नियमों को 77 साल बाद भी उनकी आत्मा नहीं बदली है। जो ये 3 नए कानून हैं, इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। यही नहीं, इन दुष्ट राजनेताओं ने 55 कानून जो कि संविधान के मौलिक अधिकारों को रौंदते हुए घटिया राजनीति, घटिया वोट पॉलिटिक्स के तहत बनाए हैं, इन कानूनों को आज के नेताओं ने यथावत अक्षुण्ण रखा है। असंवैधानिक वक्फ बोर्ड एक्ट को करोड़ों देशवासियों की रिपील करने की अनुशंसा को दरकिनार रखते हुए मात्र 44 संशोधनों के साथ उसे पास कर दिया गया। संविधान के प्रति अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ा है। देशवासियों से न्याय की भीख सेक्शन 4, ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 है, जिसके तहत न्याय की भीख मांगने का हक भी आम भारतीय से छुड़ा लिया गया है। इसके सेक्शन 3 ने भारत माता के श्रृंगार रूपी भव्य मंदिरों को तोड़कर बदसूरत ढांचा खड़ा करने वाले विदेशी आतताई व आक्रमणकारियों को भारत माता के चेहरे पर जो जख्मनुमा बदसूरत दागों को इन बदसूरत बिल्डिंग के तहत बनाया है, उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था इन राजनेताओं ने करके भारत माता का अपमान किया है। इन राजनेताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय व संकीर्ण राजनीतिक समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। दुष्टों, अपराधियों, बाहुबलियों और गुंडा तत्वों को न केवल वरीयता दी बल्कि उन्हीं में इन्हें विनेबिलिटी दिखी। यह अत्यंत ही लज्जा और शर्म की बात है कि राजनीतिक पार्टियों ने जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपनाए हैं, जिसके तहत फ्रीबी, दारू, साड़ी, पैसे, मुर्गे बांटकर इन्होंने गरीबों के वोट खरीदे हैं। यह भी लज्जा की बात है
कि यह गरीबों को, जिनके वोटों को खरीद कर यह सत्ता में अपने आप को स्थापित किए हैं, ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये अपने पार्टी के अदने से सिपाही हैं। यह पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इनकी बुद्धिमत्ता इनका निजी आभूषण है, वह देश के किसी काम आने वाली नहीं है। इसके पहले हम क्या बदलाव हैं, क्यों बदलाव हैं, उस पर चर्चा करें। आओ जरा एक वीडियो सुनते हैं जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में पूरी बातों को दर्शाया है। होता है कि अब एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, मगर टारगेट था 30 जून 1948। अब 12 फरवरी 1946 को मिस्टर क्लाउड एक और लेटर लिखते हैं वायसराय को। वो कहते हैं मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार तो भारतीय सैनिकों के अंदर अच्छा खासा संतोष पनप रहा है, क्योंकि लाल किले में ट्रायल शुरू हो गया है जो आजाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए थे उनके विरुद्ध, और उसको लेकर बहुत असंतोष है, जनता भी उनके साथ है। इसलिए अब हम इस पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, इस सेना पर। ये वो लिखते हैं 12 फरवरी 1946 को, और 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है। और देखते देखते 2-3 दिनों के अंदर बॉम्बे से कलकत्ता और कराची तक 20,000 नौसैनिक सड़कों पे आ जाते हैं। 70 से अधिक वॉरशिप कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश सैनिक, उस समय जो टेलीग्राम भेजा गया है उसमें यह तक बताया गया है कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, वो कराची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे, ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके। इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौसैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो ये तय हो गया कि जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागे। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई, और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और शायद आप में से बहुत से लोगों को ये आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो जूडो ऐप आपके साथ है। चैनल सेटअप, अपलोड स्टेप, टाइमिंग, कंटेंट आइडियाज, और ये पता हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चूज किया गया था। वो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, एंड दैट्स वेयर फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज एस्टैब्लिश्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है। तो आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है, मगर जिसका योगदान सर्वाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है। हम में से कितनों ने जनरल नॉलेज में पढ़ा कि आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार थी 1943 में। जब हमारी सरकार आई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा शान के साथ उनकी परेड निकाली गई। उससे पहले इस प्रकार हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप निम्न बदलाव चाहते हैं? क्या आप बिना थाने जाए एक प्रशिक्षित वॉलंटियर के माध्यम से बटन दबाकर वो आपके घर पहुँचे और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, और वो अकेला एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगा बल्कि वो आपके चेहरे के फ़ोटोग्राफ लेगा, आपके घटनास्थल को भी देखेगा, और आपकी एफआईआर के साथ ही आपके जख्मों के, आपके चेहरे के, आपके हाव भाव के विटनेस होने के नाते और घटनास्थल के विटनेस होने के नाते वह अपना एक चश्मदर्शी गवाह के रूप में भी अपना गवाही अंकित करेगा। इसके साथ ही आज आम नागरिक त्रस्त है कि उसे झूठी
एफआईआर, झूठे गवाही, पुलिस के द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज करके, बढ़ा चढ़ाकर एफआईआर दर्ज करके झूठे कथन लिपिबद्ध करना, पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करना, वकीलों के द्वारा लंबी चौड़ी फीस लेकर झूठी जरह करके लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में ठूसना, यह परजरी का जघन्य अपराध होगा। क्या आप चाहते हैं कि अधिकतम 15 दिन में 21 टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डिजिटल चंद्रगुप्त के माध्यम से ऐसे अकाट साक्षरों का संग्रहण संभव हो जो आज की पुलिस, हमारी पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है? क्या आप चाहते हैं कि बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिले? क्या आप चाहते हैं अधिकांश प्रकरणों में डिजिटल चित्रगुप्त अपराध घटित होने के पहले यह अनुमान लगाए कि अपराधी अपराध करने की नीयत से निकलने वाला है, उसके साथ में कौन है, वह किस रास्ते का उपयोग करेगा, वो किस वाहन से जाएगा, उसके पास घातक हथियार होंगे या नहीं, और क्या वो घातक हथियारों का उपयोग करेगा, इस सब का अनुमान लगाते हुए 99% एक्यूरेसी और साक्ष्यों के साथ अपराध घटित करने के पहले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या आप चाहते हैं कि आज जो अपराधी तंत्र के कारण अपराध करने के लिए विवश हैं, सभी अपराधियों को पुनर्वासित कर दिया जाए, रिहैबिलिटेट कर दिया जाए, जिससे उन्हें मजबूरी में अपराध ना करना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आपको अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत स्वयं को मिले और आपके बच्चों को मिले? क्या आप चाहते हैं कि अपराध मुक्त भारत मिशन के 3 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना अधिक पैसा पहुंच जाए और आपको ना तो इनकम टैक्स देना पड़े, ना कॉरपोरेट टैक्स देना पड़े, ना सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी और ना ही स्टेट जीएसटी? क्या आप टैक्स मुक्त भारत चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर भारतीय के पास एक कल्पवृक्ष अकाउंट हो जो आपके ही अकाउंट की छाया होगा, शैडो अकाउंट होगा, जहां पर 3 स्रोतों से पीछे से पैसे आएंगे और जब भी आपको धन की आवश्यकता हो, बिना आवेदन लगाए, बिना किसी के अनुमोदन के आपको धन मिल जाए? क्या आप चाहते हैं कि सरकार के खजाने पर बिना बोझ डाले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार मिले? यदि आपका जवाब हाँ है तो स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा वाक्य के तहत हमें बिखरी हुई इच्छा शक्ति व ऊर्जा को निम्न उपायों के माध्यम से संगठित करना होगा। क्या आप उन उपायों को सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, पालन करना चाहेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें अच्छे भारत का संकल्प लेकर अपने स्वजनों को, परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बचपन से आज तक जो भी आपके संपर्क में आया है उसे हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना होगा, जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह। अपराध मुक्त भारत मिशन की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब के एल्गोरिदम को बाईपास करना होगा। हमें सब्सक्रिप्शन का टैब दबाकर ऊपर क्राइम फ्री भारत मिशन को क्लिक करके उसके नीचे विजिट चैनल का उपयोग करते हुए हमें चैनल के अंदर प्रवेश करके अपनी रुचि से वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव सेशन और प्लेलिस्ट और जो पोस्टिंग में आपको चीज़ें
मेरे द्वारा परोसी गई हैं उन्हें देखना है। क्राइम फ्री भारत मिशन का आपको भेजे गए संदेश में दी गई लिंक से डाउनलोड करना है। आपको क्राइम फ्री भारत मिशन डाउनलोड करने के बाद अबाउट द कम्युनिटी में जाकर विस्तार से पढ़ना है कि आपको कैसा भारत मिलेगा और सत्ता का ताज भी आपके सिर पर होगा। इसके उपरांत आपको ऐप की प्रोफाइल में जाकर, अपने ही ऐप की प्रोफाइल में जाकर, जो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक एंड शेयर ऑन द सोशल मीडिया, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि कॉपी लिंक करके जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें पोस्ट करिए। अपने लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि वो जो है इस आपकी लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके जुड़ें, जिससे आप 6 मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित कर पाएँ। अपने लोगों को रोटेशन के आधार पर एकत्रित कर अच्छे भारत का संकल्प लेना, इसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए प्रेरित करना है। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि इस चंद उपायों से हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो सकते हैं। इसे ज़मीन पर सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रति रविवार को जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके रोस्टर बनाकर उन्हें रोटेशन के आधार पर हमें इकट्ठा होना होगा। क्राइम फ्री भारत का वह वीडियो जिसमें आपको विस्तार से अच्छा भारत समझ में आया है, समझाया गया है, उसे साथ में बैठकर देखना है और अपने लोगों से पूछना है कि क्या उन्हें अच्छा भारत चाहिए, और इसके बाद अच्छे भारत का संकल्प लेना है। उसका वीडियो बनाना है और मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। आपका वीडियो यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया जाएगा, जिसे देखकर आपके लोगों को और दूसरे लोगों को भी जोश बनेगा। जो लोग अपनी लिंक से लोगों को जोड़ेंगे उसके आधार पर वो 6 मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। गांव की मेरिट लिस्ट में आने वाला व्यक्ति सरपंच बनेगा, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आने वाला व्यक्ति पार्षद बनेगा, शहर के टाउन के मेरिट लिस्ट में आने वाला व्यक्ति मेयर बनेगा, ज़िले की मेरिट लिस्ट में आने वाला व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पर आने पर मुख्यमंत्री, 2 और 3 पर आने पर उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के बीच में आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और दिल्ली में 70 सबसे कम, उत्तर प्रदेश में 402 सबसे ज़्यादा, लिहाजा 70 से 402 के बीच में आने पर वह विधायक बनेगा। देश में सबसे अधिक लोगों को, अपने लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 पर आएगा वह इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे स्तर पर, तीसरे नंबर पर आने वाला व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बनेगा और 82 में आने वाला व्यक्ति केंद्रीय सरकार का मंत्री और 543 में आने वाला व्यक्ति सांसद बनेगा। चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और संबंधित टिकट आपके घर पहुंचा जाएगा। यह राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हारेंगे। आप किसी को यह भी नहीं बताएंगे कि आप उम्मीदवार हैं, आपको वोट दें, तब भी आप जीतेंगे, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ये अपने 100 करोड़ लोगों से अपील करेंगे कि यह आपका चंद्रगुप्त है, इसे संकल्प के हिसाब से आप जताएंगे। हर व्यक्ति स्वयं कहेगा कि हमारे क्षेत्र के चंद्रगुप्त फलाना फलाना है, ईवीएम मशीन में सरल क्रमांकित पेन का नाम है, ये चुनाव चिन्ह है, हम इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। लिहाजा जहां एक और राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हारेंगे, वहीं हमारा चंद्रगुप्त बिना किसी के दरवाजे जाए, बिना किसी से वोट मांगे जीतेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी राजनेताओं का विलुप्त होने का समय आ गया है। आओ हम अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लें, प्रति रविवार दोहराएं, उसका वीडियो बनाएं और क्राइम फ्री भारत मिशन पे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश होने के लिए मैथिली शरण गुप्त
फॉर्मर डीजीपी और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत तक को उसे पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।